एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ईआर बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से ढकी हुई ट्यूब और शीट का एक बहुत बड़ा जाल है। इसको देखिए डायग्राम से समझते हैं। ये सेल है, सेल में ये एनिमल सेल का डायग्राम है। अब ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे एनिमल सेल है, क्योंकि इसके जो सबसे बाहर की जो ये लेयर है वो कौन सी लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था सबसे बाहर की कौन सी लेयर होगी, सेल वॉल। क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है दैट मीन्स ये एनिमल सेल है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये एनिमल सेल है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे नहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। एनिमल सेल में सबसे बाहर की लेयर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल में सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। अच्छा, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह के होते हैं। एक तो ये हमवार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कि बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। दूसरा टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदुरा यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है, ऊपर की लेयर होती है, खुरदुरी होती है। खुरदुरी क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, इस वजह से ये खुरदुरी होती है। ये लंबी ट्यूब या गोल या बैस थैली वेसिकल की तरह नजर आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली अपनी साफ के एतबार से प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी तरह से ये भी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। अभी जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया था दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और दूसरा होता है हमवार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे खुरदुरबीन से देखने में खुरदुरा नजर आता है, क्योंकि उसमें उसकी सतह पर राइबोसोम नामी जर्रात लगे हुए होते हैं। राइबोसोम उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं, इसी वजह से जैसे मान लीजिए ये लेयर है, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो इस वजह से इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम जो तमाम फैल खुलियों में होते हैं दरअसल प्रोटीन की पैदावार के मकाम है। जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, और राइबोसोम आपको पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सब में प्रेजेंट होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल्स में ये मौजूद होगा। तैयारशुदा प्रोटीन जरूरत के मुताबिक खुलियों के दूसरे हिस्से में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए भेजा जाता है। जो प्रोटीन तैयार हो जाता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू इधर से उधर भेजा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनाई से सलामत या लिपिड बनाने में मदद करता है, जो खुलियों की कारकर्दगी के लिए अहम है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, वो लिपिड फॉर्म करता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको भी बनाने में ये मदद करता है। उनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड खुलियों की झिल्ली बनाने में मदद करते हैं। इस अम्ल को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। आपको जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से। तो ये प्रोटीन और लिपिड इससे बनते हैं, और इसी तरह से ये जो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बनाने में ये मदद करते हैं। कुछ दूसरे प्रोटीन और लिपिड एंजाइम और हार्मोन का काम करते हैं, और ये प्रोटीन लिपिड और हार्मोन का भी काम करते हैं। अगरचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शक्ल के एतबार से मुख्तलिफ खुलियों में बहुत मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये हमेशा ही नेटवर्क निज़ाम की तश्कील करते हैं। ये डिफरेंट जो सेल्स होते हैं उसमें उनकी शेप जो है वो अलग अलग होती है, लेकिन हमेशा ही ये जाल के फॉर्म में होंगे, एक नेटवर्क के फॉर्म में होंगे। जैसे इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे ये एक नेटवर्क के फॉर्म है। नेटवर्क का मतलब समझते हैं आप लोग कि एक दूसरे से सब जुड़े हुए होंगे। लिहाजा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ हिस्सों और न्यूक्लियस के दरमियान मुख्तलिफ अशिया, खास तौर पर प्रोटीन पहुंचाने के लिए रास्ता मुहैया करना है। जब इसमें प्रोटीन फॉर्म हो जाता है तो ये दूसरे जगह तक प्रोटीन पहुंचाता है। साइटोप्लाज्म ये प्रोटीन पहुंचाता है साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म के दरमियान या फिर न्यूक्लियस तक, तो ये सब जगह प्रोटीन को ट्रांसफर करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ हयातियाती कीमियाई सरगर्मियों के लिए साख फराहम करने के मकसद से साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के तौर पर भी काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के तौर पे भी इसमें ये काम करता है। इसके अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटी होती है उस तरह से ये काम करता है। फ़करी जानवरों जिगर के खुलियों में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत से जहर और दवाइयों के गैर जहरीला बनाने में रोल अदा करता है। जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, जो आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे, तो वर्टिब्रेट्स एनिमल जिसमें जो हायर एनिमल्स होते हैं जैसे कि इंसान है, जानवर है, ये सब वर्टिब्रेट्स होते हैं, क्योंकि इनके बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है उसका जो लीवर होता है, लीवर के जो सेल्स होते हैं वो डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, मतलब जितने भी जहरीली चीज़ें हैं उनको हटा देते हैं। जो पॉइजन होता है या जो ड्रग्स होते हैं उन सबको ये डिटॉक्सिफाई कर देता है। ये किस चीज़ का डायग्राम है, ये है प्लांट सेल का। कैसे पता चला ये प्लांट सेल का डायग्राम है, क्योंकि इसके बाहर क्या है, सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल, खुलिया दीवार। तो ये जो है ये खुलिया दीवार है, ठीक है, इस वजह से इसको प्लांट सेल बोला जाता है। बाकी सारी चीजें मोस्टली कॉमन होती हैं। एक ये होता है कि ये जो वैक्यूल है ये वैक्यूल होता है, तो इस वजह से ये जो है एनिमल सेल से डिफरेंट है। वैक्यूल होता है इसमें, और इसके अंदर खुलिया दीवार होती है, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड्स होते हैं। गोल्जाई एपरेटस,
गोल्जाई एपरेटस की दरियाफ्त सबसे पहले कैमिलो गोल्जाई ने की थी। कैमिलो गोल्जाई एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्जाई एपरेटस को ढूंढा था, इसीलिए इनके नाम पर इसका नाम गोल्जाई एपरेटस पड़ गया। गोल्जाई एपरेटस झिल्ली चढ़े हुए वेसिकल हैं जो एक दूसरे से तकरीबन मतवाजी तरतीब में मरतब होते हैं, जिनको सिस्टर्नी कहते हैं, और ये झिल्लियाँ अक्सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से जुड़ी हुई होती हैं। देखिए जो गोल्जाई एपरेटस है उसके जो वेसिकल्स हैं वो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन एक दूसरे से पैरेलल होती है, जिसको बुलाया जाता है सिस्टर्नी। इस तरह ये पेचीदा खुलियाती झिल्ली निज़ाम का एक और हिस्सा बनाते हैं। और ये जो है गोल्जाई एपरेटस जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है। जो चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक तैयार होती हैं उनकी पैकिंग और खुलिये के अंदर और बाहर दूसरे मकामात पर रवानगी गोल्जाई एपरेटस के जरिए होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज़ बनती है, क्या क्या चीज़ बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? एक तो प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है। तो प्रोटीन और लिपिड जो बना, अब क्योंकि ये जो गोल्जाई एपरेटस है तो प्रोटीन और जो लिपिड बन जाएगा वो गोल्जाई एपरेटस से जो है वो पैकेजिंग करेगा। देखिए ये गोल्जाई एपरेटस है, ये गोल्जाई एपरेटस है, तो ये यहाँ पर देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये गोल्जाई एपरेटस, ये पास पास में है। तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बनेगा यानी कि प्रोटीन बना या लिपिड बना, वो गोल्जाई एपरेटस जो है उसको सब पूरे सेल में जहां भी उसको जरूरत होगी वो उसको वहां पे पहुंचाने का काम करता है। तो बेसिकली गोल्जाई एपरेटस जो है वो जो प्रोडक्ट बनता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसका काम है। जस्ट लाइक अ पोस्टमैन, जैसे आपने कोई एक लेटर लिखा और वो लेटर जो है वो पोस्टमैन यहाँ से वहां तक डिलीवर करेगा, तो वही पोस्टमैन वाला काम जो है गोल्जाई एपरेटस करता है। उनके कामों में वेसिकल के अंदर बनने वाली अशिया की ज़ख़रा अंदवज़ी, तरमीम कारी और पैकिंग शामिल है। अब इसके अंदर जो भी गोल्जाई एपरेटस में जो भी चीज़ें बनती हैं वो क्या करता है, गोल्जाई के उसको स्टोर करता है। जो भी प्रोडक्ट बन गया अब उसको उसने यहाँ पे स्टोर करा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन वगैरह आया, इसने स्टोर करा, उसके बाद ये उसको मॉडिफाई करेगा, थोड़ा चेंज करेगा। चेंज किसके हिसाब से करेगा? जैसे जहाँ पे जो चीज़ जैसी जितनी अमाउंट में जिस तरह से चाहिए उस तरह से उसको चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा और फिर वो उसको पैक कर देगा वेसिकल्स में। कभी कभी गोल्जाई एपरेटस के अंदर सादा चीनी से पेचीदा चीनी भी बनाई जा सकती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि अपने हिसाब से मॉडिफाई करेगा चीज़ों को, तो कभी कभी क्या होता है जो सिंपल शुगर होती है उससे ये कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि पेचीदा चीनी बना देता है, क्योंकि उस जगह पर मेनली उसको थोड़ा सा कंडेंस शुगर की रिक्वायरमेंट है, तो वो वहां पर उसको पेचीदा चीनी बना के उसको वहां पे पहुंचा देता है। गोल्जाई एपरेटस लाइसोसोम के बनने में भी मदद करता है, लाइसोसोम को भी ये बनाता है गोल्जाई एपरेटस। लाइसोसोम क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो गोल्जाई एपरेटस उसको बनाने में भी इन्वॉल्व रहता है। ये साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जाई, ये 1843 में बॉर्न हुए थे और उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन करा था 1865 में, और ये एक डॉक्टर थे। कैमिलो गोल्जाई जो थे मोस्टली इन्होंने असबी निज़ाम यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उस पर इन्होंने काम करा था। इन्होंने हॉस्पिटल के किचन से स्टार्ट करा था और उसी को फिर बाद में इन्होंने अपनी साइंस का लेबोरेटरी बना दी और उस पर इन्होंने काम करा। अहम काम जो कैमिलो गोल्जाई ने किया था, उन्होंने इनफरादी असब और खुलिये साख को रंगने का एक इनकाबी तरीक़ा ईजाद करा और उसको उन्होंने स्याह तामील कहा जाता है, यानी कि ब्लैक रिएक्शन पे काम करा। और उसके बाद इन्हें जो था बहुत ज़्यादा इन्होंने काम करा और 1906 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। लाइसोसोम को बनाने में कौन मदद करता है? गोल्जाई एपरेटस, अभी हमने पढ़ा था। लाइसोसोम खुलिया खुलवी फजला के अखराज का निज़ाम है। लाइसोसोम टूटे फूटे खुलवी अज़ो और खारजी मादे को हजम करके खुलिये को साफ रखता है। लाइसोसोम क्या होता है कि जितने भी जो भी चीज़ें खराब हो गई हैं ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, हजम कर लेता है, तो और उस वजह से पूरा सेल जो है साफ सुथरा रहता है। खुलिये में दाखिल होने वाले खारजी मादे जैसे बैक्टीरिया या ग़िज़ा और पुराने अज़ोचे यानी कि सेल ऑर्गेनल्स लाइसोसोम में जाकर खत्म हो जाते हैं, जो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उसके बाद जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है। लाइसोसोम ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके अंदर निहायत क़वी हाजिम एंजाइम होते हैं जो तमाम नामियाती मादे को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। इसके अंदर बहुत सारे जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, जो उसको जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर खुलिये की साख तोड़ने के दौरान जब खुलिया तबाह हो जाते हैं तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपने ही खुलिये को हजम कर लेता है। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पहले तो वो थोड़ा बहुत खाता रहता है, उसको तोड़ता रहता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाता है। अब लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उस पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। लिहाजा लाइसोसोम खुलिये को खुदकुशी थैली भी कहा जाता है, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग, क्योंकि ये जो है ये खुदकुशी कर देता है, मतलब खुद को ही ये सुसाइड बैग। साख के एतबार से लाइसोसोम हाजिम एंजाइम से भरी झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं। लाइसोसोम के अंदर मैंने अभी आपको बताया था डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम तश्कील रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंजाइम बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन फॉर्म होता था। माइटोकॉन्ड्रिया, तो लाइसोसोम को क्या बुलाता है? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग यानी कि खुदकुशी थैली बोली जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया खुलिये के पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जिंदगी के लाजमी मुख्तलिफ केमाई सरगर्मियों को माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए होती हैं। इसमें एटीपी यानी कि एडिनोसिन
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल की शक्ल में तवानाई फ्राहम करता है। एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? एटीपी से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। किससे मिलती है? एटीपी से। एटीपी खुलिये के लिए तवानाई करेंसी कहलाता है, ये एनर्जी करेंसी भी कहलाती है। एटीपी में ज़ख़रा की गई तवानाई का इस्तेमाल जिस्म नए केमाई मरकब बनाने और मैकेनिकी कामों के लिए करता है। जो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर करी जाती है, तो वो जो बॉडी है वो डिफरेंट उस अपने कामों में उसको इस्तेमाल करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक के बजाय दो झिल्लियाँ होती हैं। देखिए, दो झिल्लियाँ जो हैं वो तीन जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें होती हैं। एक एक तो होता है न्यूक्लियस में दो झिल्लियाँ होती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियाँ होती हैं, और क्लोरोप्लास्ट में दो झिल्लियाँ होती हैं। बाकी सब में सिंगल झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली बहुत मसामदार होती है, जबकि अंदरूनी झिल्ली में गहरी तह होती है। बाहर की झिल्ली होती है वो नॉर्मल सी होती है, लेकिन अंदरूनी झिल्ली में कई सारे फोल्ड होते हैं। ये तह एटीपी बनाने वाले केमाई तामलात के लिए एक बड़ी सतह मुहैया कराती है। एटीपी जो बनता है उसके लिए ये जो है स्टोर करने के लिए ये यहाँ पर इस तरह से ये फोल्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इस लिहाज से अजीब व गरीब सेल ऑर्गेनेल्स अजोचे है कि उनके खुद अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम है, यानी कि ये अपने लिए खुद से प्रोटीन बना सकता है। लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया अपने ही बनाने की सलाहियत रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने प्रोटीन ये खुद से बना सकता है, क्योंकि इसके पास डीएनए भी और राइबोसोम भी। राइबोसोम आपको पता है कि राइबोसोम से प्रोटीन फॉर्म होता है। प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट में होगा, ये एनिमल में नहीं प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड सिर्फ पौधों के खुलियों में होते हैं। प्लास्टिड दो किस्म के होते हैं, एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट, यानी कि इसके अंदर कलर्ड प्लास्टिड होंगे, और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में सफेद या रंगहीन प्लास्टिड होंगे। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल वो होता है जिससे पेड़ जो है आपको ग्रीन कलर के नजर आते हैं, वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना पाता है। किसकी वजह से? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट पौधों में ज़ियाई तालीफ के लिए अहम होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए अहम होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा पीले या नारंगी रंग के मुख्तलिफ पिगमेंट भी होते हैं, सिर्फ ग्रीन नहीं होता, येलो भी होता है और ऑरेंज भी होता है। ल्यूकोप्लास्ट बुनियादी तौर पर अजोचे है जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे मादों का जखीरा होता है। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च और तेल और प्रोटीन ग्रेन्यूल जो हैं वो स्टोर होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदरूनी निज़ाम में मतअदी झिल्ली की तह स्ट्रोमा नाम के मादे में पेवस्त होती है। जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो होता है। प्लास्टिड अपनी साख्त में माइटोकॉन्ड्रिया के मुशाबे होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी की तरह इसका भी स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड के भी अपनी डीएनए और राइबोसोम होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ऐसे ही इसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। वैक्यूल, वैक्यूल्स जो हैं वो दोनों में प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल होंगे वो काफी बड़े होंगे, एनिमल सेल में काफी छोटे होंगे। वैक्यूल ठोस और रफीक मादे के जखरे के लिए थैले जैसे साख्त में। जानवरों के खुलियों में वैक्यूल छोटे होते हैं, जबकि पौधों के खुलियों में वैक्यूल बहुत बड़े होते हैं। वैक्यूल जो है वो क्या करता है? वो स्टोर करता है, कोई भी मतलब सॉलिड या लिक्विड चीज को स्टोर करता है। और वैक्यूल जो है अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसमें छोटे होते हैं, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं। कुछ बनावटी खुलियों में मरकजी वैक्यूल हजम का 50 to 90% हिस्सा घेर लेता है। तो कुछ प्लांट में क्या होता है कि वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेता है, मतलब 50 to 90% उसका हिस्सा वैक्यूल कवर कर लेता है। बनावटी खुलियों के वैक्यूल एक खुलवी सेल सैप से भरे हुए होते हैं। जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो सेल सैप से भरा हुआ होता है, जिससे खुलिया फूला रहता है और उसे मजबूती भी मिलती है। इसी वजह से वो सेल जो है वो फूला हुआ रहता है। पौधों के खुलियों की जिंदगी के लिए बहुत सी अहम अशिया का जखीरा उन वैक्यूल में होता है। जो प्लांट का सेल होता है उसमें जो बहुत सारी चीजें हैं वो वैक्यूल में ही स्टोर होती हैं। उनमें अमीनो एसिड, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन शामिल हैं। ये सब चीजें जो हैं, अमीनो एसिड, शुगर और जो ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन है वो सब इसके अंदर स्टोर रहती हैं। एक खुलिये वाले असाम जैसे अमीबा ग़िज़ाई वैक्यूल में खाने की वो चीजें होती हैं जो अमीबा ने खाई हैं। तो अमीबा जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा है, वो क्या करेगा कि जो फूड वैक्यूल है उसमें फूड आइटम होते हैं और उसी के थ्रू वो अपना खाना खा लेता है। एक खुलिये वाले कुछ अज़ाम में मखसूस वैक्यूल खुलिये में से ज़ायद पानी और कुछ फजला बाहर निकालने के लिए अहम काम भी करते हैं।
और जो यूनिसेलुलर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है, उसमें कुछ वैक्यूल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो भी बहुत ज़्यादा खाना है या जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको सेल से बाहर निकाल देते हैं इसी वैक्यूल के थ्रू। इस तरह हर खुलिया अपनी झिल्लियों और अज़ोचे सेल ऑर्गेनेल्स की एक मखसूस तंजीम की वजह से अपनी साख्त और काम करने की सलाहियतें की असल करता है। इस तरह हर खुलिये की एक बुनियादी साख्ती निज़ाम होती है। ये खुलिया मुख्तलिफ काम जैसे तनफीस ग़िज़ा का ये खुलिया मुख्तलिफ काम जैसे रेस्पिरेशन हो गया और न्यूट्रिशन हो गया या जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना हो गया या प्रोटीन बनने में मदद करता है। लिहाजा खुलिया जानदार अजसाम की बुनियादी साख्ती इकाई है। ये ज़िंदगी की सबसे बुनियादी इकाई है। इसी वजह से इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो किसी भी इंसान का जिस्म जो है मुकम्मल नहीं हो सकता है। उर्दू मीडियम की जो बुक है उसमें सिर्फ वैक्यूल तक ही है, लेकिन जो न्यू एडिशन है 24-25 वाला उसमें सेल डिवीजन वाला भी पोर्शन है, तो मैं इसको भी कवर कर देती हूँ। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो नया सेल बनता है वो जैसे वर्षों ने बताया था कि नया सेल जो बनेगा वो पुराने ही सेल जो होंगे उसमें डिवीजन होगा, उसी तरह से ये नया खुलिया बन जाएगा। न्यू सेल आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो और रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। नया सेल कब बनेगा? जब पिछला सेल जो है वो ओल्ड हो गया होगा, बूढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो गई होगी, तभी वो नया सेल फॉर्म होगा। एंड टू फॉर्म गैमीट, और गैमीट भी बनेंगे फॉर रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट बनेंगे। गैमीट जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में बनते हैं, और गैमीट से क्या होता है कि जो पेरेंट्स के यानी कि जो अम्मी अब्बू के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। वो प्रोसेस जिसमें एक नया सेल बनेगा उसको बुलाता है सेल डिवीजन, यानी कि खुलिया तकसीम। जब एक नया सेल बनता है, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है देखिए दो टाइप का होता है, एक तो होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। मोस्टली हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सब में कौन सा प्रोसेस होता है? मोस्टली माइटोसिस होता है। मियोसिस सिर्फ ध्यान रखिएगा, मियोसिस सिर्फ गैमीट जब डिवाइड होते हैं उसमें होता है, बाकी सब जगह माइटोसिस होता है। इन द प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइडेड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। मदर सेल है, अब देखिए जैसे ये डायग्राम देखिए, इसमें ये एक मदर सेल हो गई, इससे जो है क्या हो गया है कि दो डॉटर सेल फॉर्म हो गई, ये दो डॉटर सेल फॉर्म हो गई, ये कहलाएगा माइटोसिस। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। जितने मदर सेल में क्रोमोसोम के नंबर है डॉटर सेल में भी सेम है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 1 2 3 4। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? टिश्यू और ऑर्गेनिज्म के को ग्रोथ करते हैं और उसके जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करते हैं। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट सेल टू फॉर्म गैमीट। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो गैमीट्स फॉर्म करते हैं। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया प्रोडक्ट, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मतलब कि जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों मिलेंगे और दोनों मिलने के बाद एक नया बेबी फॉर्म होगा। दे डिवाइडेड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। और इस तरह के क्या बोला था? मियोसिस बोला जाता है इस प्रोसेस को। विच इन्वॉल्व टू कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन, इसमें दो डिवीजन होंगे। When a cell divided by meiosis, it produce 4 cell instead of 2. Meiosis के प्रोसेस में कितने बनेंगे? 4, 1 2 3 4, और माइटोसिस के प्रोसेस में 2 बनेंगे। The new cell only have half the number of chromosome than to the mother cell. मदर सेल से देखिए इसके क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। यहाँ पर 4 थे, 4 से यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, और इसमें अब यहाँ पर सिंगल 2 हो गए। कैन यू थिंक व्हाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन द डॉटर सेल? डॉटर सेल में आधे क्यों हो गए? ये जब आप बड़े क्लास में आएंगे तब आप समझेंगे कि माइटोसिस की प्रोसेस क्या है, मियोसिस की प्रोसेस क्या है। मियोसिस में हाफ क्यों होते हैं? मियोसिस में देखिए हाफ इसलिए होते हैं क्योंकि एक जो है सेल मदर का होगा, एक फादर का होगा। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, यानी कि 23 पेयर होते हैं। अब अगर उसमें हाफ नहीं होंगे, 23 रहेंगे, 23 पेयर ही रहेंगे, तो 23 पेयर कितने हो जाते हैं? 46। तो 46 डबल हो जाएंगे, और हमारी बॉडी में सिर्फ 46 ही क्रोमोसोम होने चाहिए। दैट्स वाई ये हाफ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आधे जो है यानी कि 23 मदर के होंगे और 23 फादर के होंगे, तो इस तरह से मिलकर 46 क्रोमोसोम होंगे। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिंदगी की बुनियादी और साख्ती इकाई खुलिया है। खुलिया लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई प्लाज्मा झिल्ली में बंद होते हैं। खुलिया झिल्ली खुलियों का सरगर्मी हिस्सा है। यह खुलिये के दाखिल मंजम हिस्से में से खारजी माहौल में अशिया की हरकत को कंट्रोल करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, कुछ चीज़ों को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। पौधों के खुलियों में आमतौर पर झिल्ली के बाहर सेलुलोज से बनी हुई खुलिया दीवार होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। खुलिया दीवार नबाताती खुलिये, फफूंद और बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक मीडियम में बगैर फटे हुए अपने वजूद को कायम रखने की सलाहियत रखती है। जो प्लांट सेल होते हैं, जो फंजाई होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं, उसके बाहर क्योंकि सेल वॉल होती है, तो अगर इन्हें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो क्या होगा? ये फटेंगे नहीं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? फूल जाता है सेल, लेकिन ये फटेंगे नहीं। क्यों नहीं फटेंगे? क्योंकि इनके बाहर सेल वॉल होगी। अगर यहीं पे एनिमल सेल को रख दिया जाए तो वो फट जाएगा, क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस एक दूसरी तह की झिल्ली के जरिए साइटोप्लाज्म से अलहदा रहता है और खुलिये के तमाम हयातियाती अमल की रहनुमाई करता है। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है
वो उसके बाहर चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और न्यूक्लियस जो है वो उस फॉर्म में नहीं होता, इसलिए इसे न्यूक्लियोइड बोला जाता है। लेकिन जो यूकार्टिक सेल में होता है इसमें ये पूरी तरीके से डेवलप होता है न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुलवी नकल ओ हमल के लिए गुजरगार और पैदावारी सतह के तौर पर काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन को बनाता है, लिपिड को बनाता है। तो इस तरह से ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सरफेस है, मतलब एक तरीके से कहा जाए फैक्ट्री है, वो बना रही है। गोल्जाई एपरेटस झिल्ली चढ़े हुए वेसिकल्स के ढेर पर मुश्तमिल होते हैं जो खुलिये के अंदर पैदा होने वाली अशिया की पैकिंग, तरमीमकारी, जखराकारी का काम करते हैं। गोल्जाई एपरेटस जो होता है वो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है और वो जो है वो चीज़ों को स्टोर करता है, उनको मॉडिफाई करता है और पैक करता है और उसके बाद फिर पूरे सेल के अंदर उसको भेजता है। बहुत से बनातानी खुलियों में झिल्ली नुमा बड़े अजोचे होते हैं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जो प्लास्टिड होते हैं वो बहुत बड़े से होते हैं और उसको क्या बोला जाता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं और वो ज़ियाई तालीफ का अम्ल अंजाम देते हैं और उसी की वजह से जो है क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल होता है और इसीलिए इसे क्लोरोप्लास्ट बोला था और उससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसे कहते हैं, जिसमें सनलाइट की प्रेजेंट में जो प्लांट है वो अपना खाना खुद से बनाता है। ल्यूकोप्लास्ट का इब्तदाई काम जखराकारी है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो मेनली क्या करता है, वो स्टोर करता है चीज़ों को। पौधों के ज़्यादातर पुख्ता खुलियों में एक बड़ा मरकजी वैक्यूल होता है जो खुलियों के फूलेपन और सख्ती को कायम रखने और फजला समेत अहम अशिया का ज़ख़ीरा करता है। जो प्लांट सेल होते हैं उसमें बहुत बड़ा एक वैक्यूल होता है जो कि अगर उसमें पानी ज़्यादा आ जाता है तो वो जो है वो स्टोर कर लेता है जो भी चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उन सबको स्टोर करके और जब टाइम होता है उसके हिसाब से उसको डिस्चार्ज कर देता है। प्रोकॉर्डिया खुलियों में झिल्ली बंद अजोचे नहीं होते हैं। उनके क्रोमोसोम सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने हैं और उनमें सिर्फ छोटे राइबोसोम अजोचे के तौर पर होते हैं। जो प्रोकॉर्टिक सेल होते हैं उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है और उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और उसमें बहुत ही छोटे राइबोसोम्स होते हैं ऑर्गेनेल्स में। तो ये आपका ज़िंदगी की इब्तिदाई इकाई वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है।